तो हम चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अब पढ़ेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर 1 नंबर के रूप में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रायोगिक रूप में हम जो चुंबक काम में लेते हैं वो छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ठीक है, तो ये काम में लेंगे। अब एक छड़ चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं, इनकी जो ध्रुव प्रबलता है वो हमेशा समान होती है। ये छड़ चुंबक का एक मुख्य गुण है कि दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है वो समान है, और दोनों ध्रुवों की जो प्रकृति है वो भी अलग है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। और दोनों ध्रुवों के बीच की अगर लंबाई आप 12 मानते हो तो चुंबकीय द्विध्रुव की जो परिभाषा है कि समान ध्रुव प्रबलता और विपरीत प्रकृति के दो ध्रुव जो अत्यंत निकट स्थित हो तो उसे फिर आप चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हो। तो छड़ चुंबक में ऐसा एक गुण है कि भी इसकी ध्रुव प्रबलता सेम है, प्रकृति अलग है और दोनों सीमित दूरी पर ही स्थित है। तो एक छड़ चुंबक को ही आप यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। अब इम्पोर्टेंट परिभाषा, अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहाँ कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m और दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है 2l, इसके गुणनफल को आप बोलते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को आप बोलते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। दूसरा, अगर इसका मात्रक लिया जाए, मात्रक इम्पोर्टेंट है, तो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक है वो तो होता है एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता क्या है? तो किसी भी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को आप बोलते हो ध्रुव प्रबलता। और किसी चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता यानी आकर्षित करने की क्षमता जितनी दक्षिणी ध्रुव की है उतनी ही यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की होगी। तो यहाँ स्मॉल m यानी ध्रुव प्रबलता का मात्रक आप लिखोगे एम्पियर गुणा मीटर और लंबाई का फिर से मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपको ये मात्रक भी याद रखना है। तो यहाँ जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा है कि दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की जो भी प्रभावकारी लंबाई है उसके गुणनफल को आप बोलते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 2019 में आपको इसी पर 1.5 नंबर का अंकित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन इसके आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और दिए हुए हैं। जैसे अगर इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत इस तरीके से या फिर लंबाई के अनुदिश इस तरीके से आप 2 भागों में विभाजित कर देते हो, तो यहाँ देखो छड़ चुंबक का एक गुण है कि छड़ चुंबक सदैव युग्म में रहेगा, यानी आप इसके दोनों ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो दोनों ध्रुव साथ रहेंगे, तो यहाँ तो इनके बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है वो आधी हो गई और यहाँ प्रभावकारी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वही है 2l, लेकिन जो ध्रुव प्रबलता है उसका मान आधा हो गया। तो अगर आप यहाँ दोनों स्थितियों में किसी एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बनाते हो तो यहाँ ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो आप सूत्र लिखोगे कि दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई के गुणनफल को आप बोलते हो चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले की तुलना ऊपर वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप इसी मान को 2 से गुणा करोगे और 2 का भाग दोगे। तो स्मॉल m 2l यहाँ कैपिटल M के इक्वल है, तो फाइनली यह सूत्र आ जाएगा कैपिटल M/2। तो आप अगर किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काट देते हो तो किसी एक भाग का जो चुंबकीय आघूर्ण है
वो पहले चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का आधा रह जाता है। अब अगर आप लंबाई के अनुदिश की बात करते हो तो यहाँ दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है m/2 और बीच की दूरी है यहाँ पर 2l। तो m × 2l को आप बोल दोगे यहाँ कैपिटल M बटा 2। ठीक है, तो अगर यहाँ भी आप ऐसा बोल सकते हो कि लंबाई के अनुदिश भी अगर आप किसी छड़ चुंबक को विभाजित कर देते हो तो किसी एक भाग का चुंबकीय आघूर्ण है वो पहले चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का आधा रह जाता है। अब अगर अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अगला पॉइंट है अपना कि अगर आप छड़ चुंबक को, यदि आप छड़ चुंबक को अर्धवर्त के रूप में मोड़ देते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अपन चुंबकीय आघूर्ण की कंडीशन से माने तो यहां से बन सकता है, जैसे ही आप इसे अर्धवर्त के रूप में मोड़ दोगे तो ये माना जाता है कि छड़ चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से सीधी दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो इस बार यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है वो यहाँ आपको लेनी होगी r और r2r। ठीक है, तो आपको सीधी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दूरी लेनी होगी। अब अगर आपको इस सूत्र की तुलना ऊपर वाले फॉर्मूले से करनी है तो आप यहाँ r को कन्वर्ट करोगे l में। तो अगर आपने 2l लंबाई के छड़ को अर्धवर्त के रूप में मोड़ दिया तो 2l का मान आप मानोगे πr के इक्वल, और अगर आपको r का मान निकालना है तो ये सूत्र बन जाएगा 2l/π। तो इस तरीके से अगर ये समीकरण 1 मानते हो, ये 2, तो r की जगह r की जो ये वैल्यू है वो आप यहाँ रखो तो मान आ जाएगा m' 2 स्मॉल m, 2 को आपने यहाँ बाहर ले लिया है। अब स्मॉल r का जो मान है वो पूरा का पूरा आप रखो 2l/π। तो स्मॉल m और 2l जो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, अगर इसकी जगह आप कैपिटल M लिखते हो तो ये छड़ चुंबक को अर्धवर्त के रूप में मोड़ने पर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बार आपको ऐसा पूछा जा सकता है। आगे भी हम और पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। 2018 में ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के रूप में पूछा जा चुका है, वापस रिपीट हो सकता है। तो बात करते हैं कि अगर एक धारावाही लूप की बात की जाए, एक ऐसा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है m/IA, यानी वो लूप भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब ये माना जाता है कि अगर किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन भी एक धारावाही लूप की भांति ही व्यवहार करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो अगर तुलनात्मक रूप में आप ये मानते हो कि उस कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी है m/IA, लेकिन यहाँ आपके पास जो राशियाँ उपलब्ध है वो है कक्षीय त्रिज्या, वेग, और यहाँ आपके पास फॉर्मूले में है धारा। तो आप क्या करोगे, इन मानों को ऐसे मानों में आपको चेंज करना है जो आपके पास उपलब्ध हो। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखोगे कि यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्र में लगा समय t हो तो प्रवाहित धारा, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चक्कर लगाता है तो ही यहाँ धारा प्रवाहित होगी। तो I बराबर आप लिखोगे स्मॉल e/t, और t का मान अगर आप निकालते हो, क्योंकि t यहाँ पर एक पूरे चक्र में लगा समय आवर्तकाल है,
तो आवर्तकाल t बराबर मान आ जाएगा 2 पाई r, एक वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी बटा वेग। ठीक है, अब आप इस t की जो वैल्यू है वो यहाँ समीकरण 2 में रखोगे। तो जैसे समीकरण 2 में आप मान रखोगे, ये मान आएगा स्मॉल e बटा 2 पाई r बटा v, और बटा के नीचे बटा वाली राशि को आप यहाँ ऊपर ले जाते हो तो मान आ जाएगा ई वी बटा 2 पाई r। अब ये जो i का मान है ये आपको यहाँ रखना है समीकरण 1 में। तो यहाँ जो मान है वो इस प्रकार से आ जाएगा, m बराबर i का मान है ई वी बटा 2 पाई r, और क्षेत्रफल का मान है पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो फाइनली यहाँ किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो आ जाएगा 1/2 EVR। फिर आपने पढ़ रखा है कि रेखिक वेग और कोणीय वेग में जो संबंध है वो होता है V बराबर R ओमेगा। तो अगर आप इस रेखिक वेग को कोणीय वेग में चेंज करना चाहते हो तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये मान आ जाएगा आपका 1/2 E ओमेगा R स्क्वायर। तो ये एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन है। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। तो चुंबकीय आघूर्ण में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। एक दो छोटे पॉइंट और है कि एक चुंबक के ऊपर दूसरा चुंबक रख दिया जाए तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे पॉइंट पूछे जाने की संभावना कम है, इसलिए केवल एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब आगे आपके लिए 4 नए पॉइंट हैं। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कूलाम का नियम, चुंबकीय बल रेखाएं, उदासीन बिंदु और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से आपने फर्स्ट लेसन में 2 आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के बारे में पढ़ा था, सेम वही यहाँ पर है। ये आप मान लो 2 अलग अलग चुंबकों के ध्रुव हैं, तो अलग अलग चुंबकों के ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है वो अलग अलग हो सकती है। तो आपने ध्रुव प्रबलता ही मान ली m1 m2। तो कूलाम के नियमानुसार 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जैसे ही आप एक साथ लिखोगे तो F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। जैसे ही आप इनके बीच में से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो नियतांक लोगे आप k। ठीक है, और k की जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो k का जो मान है वो यहाँ पर आएगा म्यू डॉट बटा 4 पाई। तो म्यू है यहाँ पर निर्वात की चुंबकनशीलता, पहले भी आपने पढ़ी थी निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन एप्सिलॉन डॉट बटा के नीचे आती है क्योंकि वो विद्युत बल का विरोध करती है, ये चुंबकीय बल का साथ देती है, इसलिए ये ऊपर आएगा। ठीक है, और इसका अगर आंकिक मान आपको देखना है तो वो होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और मात्रक आ जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसका फाइनली मान आ जाएगा म्यू डॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो ये 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं। तो जैसे आप किसी छड़ चुंबक को दर्शाते हो तो विद्युत बल रेखाओं में आपने इस तरीके से पढ़ा है कि भाई धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र के रूप में होती है। ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर होती है ये वापस दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ ये पूछा जाता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है, बंद वक्र क्यों बनाती है। तो आपके सामने है कि छड़ चुंबक के जो दोनों ध्रुव है वो सदैव युग्म में ही रहते हैं।
ठीक है, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो इस युग्मीय प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र बनाती है। ठीक है, तो पहला गुण ये आ जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। चुंबक के बाहर इनकी दिशाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर वापस दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है वो वहां से लंबवत होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये आपको चुंबकीय बल रेखाओं के जो 2-3 गुण हैं और जो 2 इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है, क्योंकि छड़ चुंबक हमेशा युग्मीय प्रवृत्ति दर्शाता है, दोनों ध्रुव सदैव युग्म में ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं वो बंद वक्र बनाती है। और दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है उदासीन बिंदु। अगर डायग्राम में हम देखें तो अगर आप किसी एक चुंबकीय ध्रुव के पास एक दूसरा चुंबकीय ध्रुव जो किसी अलग चुंबक का हो वो ले जाते हो तो बल रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलनी है तो इनके बीच में यहाँ पर ऐसा होगा कि एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा कि यहाँ से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि इस बिंदु पर यह माना जाता है कि इसके कारण बल रेखा आगे की ओर, इसके कारण बल रेखा पीछे की ओर। तो फाइनली यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य स्थित वह बिंदु, दो अलग अलग चुंबकीय ध्रुवों के मध्य स्थित वह बिंदु जहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, ऐसे बिंदुओं को आप बोलते हो उदासीन बिंदु। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप छड़ चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर यानी भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हो तो आपके डायग्राम दिया हुआ है लेकिन उनकी संभावना थोड़ी कम है पूछे जाने की। तो अगर किसी भी छड़ चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में रखकर हम जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो ऐसा होता है कि अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर हमें कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं वहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व का गुण है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो उसका जो क्षैतिज घटक है वो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देता है, तो उन बिंदुओं से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है। तो ऐसे बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो, जहाँ से कोई चुंबकीय बल रेखाएं ना गुजरे, आप उनको उदासीन बिंदु कहते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल सा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि प्रथम लेसन में एक परीक्षण आवेश की कल्पना हम करते हैं कि कोई डेरिवेशन आसानी से सोल्व हो जाए, तो उसी प्रकार से कोई भी ध्रुव एकांक प्रबलता का उत्तरी ध्रुव नहीं होता है, लेकिन एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए किसी भी डेरिवेटिव पोर्शन को आसानी से सोल्व करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब F का जो मान है वो फाइनली आपने लिख रखा है म्यू डॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। और जैसे ही आप इसमें m1 का भाग दोगे तो m1 से m1 कैंसिल, तो अब फाइनली यहाँ सूत्र बन जाएगा म्यू डॉट बटा 4 पाई। और अगर एक ही m बचा हुआ है तो इस पर फिर 2 लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले
चुंबकीय बल को आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कुछ छोटे पॉइंट थे और इनमें ही एक पॉइंट ऐसा भी है कि जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में गाउस का नियम पढ़ा है, तो अगर आप यहाँ चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पढ़ना चाहो तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से लास्ट ईयर आपको क्यूरी का नियम एक नियम पूछा जा चुका है। तो उसके बाद जो दूसरा नियम है वो यहाँ पर गाउस का नियम ही बनता है। नियम सिंपल सा है कि जैसे आपके सामने ये एक छड़ चुंबक रखी हुई है, अगर इस छड़ चुंबक को अपन किसी बंद पृष्ठ में रख देते हैं तो छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव सदैव युग्म में रहेंगे। तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को हम पॉजिटिव और प्रवेश करने वाली को हम लेते हैं नेगेटिव। तो डायग्राम में स्पष्ट है कि दो बल रेखाएं बाहर निकल रही है, दो ही वापस प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स की बात करें, नेट चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, तो वो हो जाएगी संख्या 0। तो सिंपल सा नियम है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो हमेशा शून्य होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट चुंबकीय फ्लक्स है वो शून्य होता है। तो B सदिश डॉट ds सदिश इक्वल 0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। तो ये इतना ही गाउस का नियम है। और शून्य क्यों होता है वो आपके सामने है, क्योंकि छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जितनी बल रेखाएं निकलेगी दक्षिणी ध्रुव में उतनी ही बल रेखाएं वापस प्रवेश करेगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी